स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। इकोनॉमिक्स में जो हम बात करने जा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर बात चल रही थी, डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड के हम डिस्कशन कर रहे थे। उस डिस्कशन के अंदर हम बात कर रहे थे कि अब लास्ट हमारा पास पॉइंट रह गया था, जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब ये जब हमने तमाम इलास्टिसिटीज़ को निकाल लिया, ठीक है, जब हमने इलास्टिसिटीज़ को देख लिया, यानी हमने तमाम इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटीज़ को फाइंड कर लिया, तो उसके फ़ौरन बाद हमें क्या करना है, हमें एक नया कर्व प्रिपेयर करना है। उस कर्व के ऊपर हम क्या करेंगे, उस कर्व के ऊपर हम वो वैल्यूज़ प्लेस करेंगे जो वैल्यूज़ उसके पास मौजूद थी, ठीक है। यानी हमें एक नया कर्व बनाना होगा जिससे हम तमाम जो डेरिवेशंस होंगी उनको रिलेट करेंगे। ये तमाम मामला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कि आपको डिस्कस करना और आप लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड कर्व जब आप बनाना सीख जाएंगे तो बीइंग ए सेल्स एनालाइजर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी काम करने के लिए। अब यहाँ डेरिवेशन ऑफ डिमांड की जो है, हाँ, एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल ऐसे देखते हैं कि भी कंज्यूमर ए था, एक कंज्यूमर ए है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने $5 पर 2 यूनिट ऑफ गुड्स की डिमांड की, कमोडिटी की डिमांड की, लेकिन जब वो $3 पर गई, उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हुई, तो उसने देखा कि उसने 4 यूनिट ऑफ दैट गुड्स लेना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, इसी तरह से कंज्यूमर बी था, कंज्यूमर बी के पास 5 डिमांड थी, ठीक है, $5 के ऊपर डिमांड उसकी 3 यूनिट थी, और जबकि उसने $3 के ऊपर भी की डिमांड जो है $5 चलेगी। अब ये टोटल एक क्वांटिटी बनती है, डिमांडेड क्वांटिटी 9 और एक क्वांटिटी बनती है 5, ठीक है, 9 और 5। अब आप समझ सकते हैं कि 9 और 5 दो क्वांटिटीज आपके पास आ गई, ठीक है। फिर इसी तरह से डॉलर की जो प्राइस है 5 और 1 3 थी, तो आप 5 और 3 को रख लेंगे, ठीक है। 5 और 3 प्राइस यानी हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे, और जो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो वर्टिकल वे में रखेंगे। अब उसे जब प्लेस करेंगे तो ये आपकी प्लेसमेंट जो है वो एग्रीगेटेड प्लेस कहलाएगी, एग्रीगेटेड क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। यानी आपने एग्रीगेटेड क्वांटिटीज प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड की एनालाइज कर ली हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि जो प्लॉटिंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे। यहाँ हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी मार्केट डिमांड के कर्व की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पहली बात कर लेते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका जो डिमांड है वो इन्वर्सली हो जाती है, यानी इन्वर्स हो जाती है, जो प्राइस के इन्वर्स हो जाती है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड यानी कम हो जाती है, ये कहना चाहिए कि उसकी एक ऑपोजिट वे बन जाती है, सही है। लेकिन लेट्स सपोज क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होती है, जब आपकी क्या कहते हैं, प्राइस कम करते हैं आप, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, डिमांड नहीं बढ़ती, ठीक है। प्राइस कम भी करते हैं तो डिमांड नहीं बढ़ती, प्राइस बढ़ाते हैं तब भी डिमांड नहीं बढ़ती, तो वो आपकी इनवर्स कंडीशन हो जाती है। तो वो एक करैक्टरिस्टिक यहाँ शो कर आता है, तो फिर इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ चला जाता है, यानी नेगेटिविटीज की तरफ मूव कर जाता है। फिर अगर बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंसी, अब उसके बाद क्या होता है, लीनियर या नॉन लीनियर की बात कर लेते हैं। तो उसके जो प्रीफरेंसेस होते हैं कर्व के, वो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो स्ट्रेट लाइन में, वो हमेशा कर्वी लाइन में होगा, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ रही होगी, कहीं ना कहीं रेजिलियंसी आ रही होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है या ऐसा महसूस किया जाता है, जब हम कर्व के बना रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा कंज्यूमर प्रीफरेंसेस और इनकम की वजह से भी उसके अंदर शिफ्ट आता है, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिमांड कर्व चेंज हो जाता है। यानी अगर हॉरिजॉन्टली वो डाउनवर्ड जा रहा है स्लोपिंग, और अगर कहीं जाते जाते वो अपवर्ड चला जाता है, तो वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ हमारा मामला काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है हमारे डिमांड कर्व को। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, जिसको हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपकी एक्चुअल फिगर निकल के आती है कि आपकी मार्केट में डिमांड और आपकी वर्थ क्या है। देखिए, सिंपल एज डिमांड और जो मार्केट में निकाली जाती है वो क्यों निकाली जाती है, वो निकाली सिर्फ इसलिए जाती है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ कर सकें, या आपकी ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है। यानी आप अपनी ग्रोथ का एनालिसिस करने के लिए डिमांड का एनालिसिस करते हैं। इस डेरिवेशन ऑफ डिमांड के जो assumptions होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो डिपेंडेंसी होती है डिमांड कर्व की, वो आपके फैक्टर्स पे होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकम होती है कंज्यूमर की, प्रीफरेंसेस होते हैं, फिर उसका टेस्ट होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं। यहाँ तो हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि इनकम और प्रीफरेंसेस और टेस्ट पे बात जा रहे हैं ना, लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम कंज्यूमर के लेवल बात करते हैं बहुत ज़्यादा चेंज आ
जाता है। फिर उधर बात करते हैं तो हमें तमाम कंज्यूमर शिप्स को कंसिडर करना पड़ता है डिमांड कर्व के लिए कि वो अलग अलग हैं, उनकी अपनी सोच और नज़रिया अलग है, हर किसी का अलग अलग फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर अपना किरदार निभा रहा होता है। फिर अगर बात करते हैं, कभी दफा देखा जाता है कि जो गुड्स हैं वो कभी कभार डिवाइजेबल हो जाती हैं। डिवाइजेबल का मतलब ये नहीं कि चीज़ बढ़ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अल्टरनेटिव मौजूद है मार्केट के अंदर और उसके सब्सिट्यूट गुड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कंज्यूमर की डाइवर्जन हो जाती है, कंज्यूमर डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो गुड्स देखी जाती हैं उनके अंदर एक अजीब सी एग्रीगेशन क्वांटिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो ये यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेल्स एनालाइजर होते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती हैं। अब इसको पढ़ते क्यों हैं या ये पढ़ा क्यों जाता है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी के लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। इसमें पढ़ा इसलिए जाता है कि जब आप कंपनी के अंदर या कंपनीज के अंदर जब आप जाते हैं और वहाँ इंटरव्यू अपना कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आप मार्केट रिसर्च कर पा रहे हैं या मार्केट रिसर्च आपकी कैसी है, आपका मार्केट रिसर्च लेवल कैसा है, ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस की जाती हैं वहाँ पर। तो आपको जब आपको ये तमाम नॉलेजेस होती हैं तो फिर आप अच्छे से उसको डील भी कर पाते हैं और आप अच्छे से डिस्कस भी कर पाते हैं। और बीइंग ए एम्प्लॉय या बीइंग ए प्रोफेशनल आप उनके आगे अपने फेसेस को शो करा सकते हैं। तो जो डेरिवेशन ऑफ डिमांड है या डिमांड मार्केट डिमांड है, ये तमाम चीज़ें इसीलिए पढ़ाई जा रही होती हैं कि ये बीइंग ए अच्छा, अगर ये ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक्स के बंदे को पढ़ाई जाती हैं, ये बेसिकली हर उस बंदे को पढ़ाई जाती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, ये बिजनेस से डील कर रहा होता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने एक ख़ास तबका बना लिया है, ख़ास नज़रिया बना लिया है कि जी अगर इकनॉमी है तो ऊपर एक ही बंदे ने इकनॉमी पढ़नी है, ठीक है, या उसी को इकनॉमिस्ट को ये सारे काम आते होंगे, लेकिन इकनॉमिस्ट नहीं है, बेसिकली ये जर्नल साइंसेज हैं और जर्नल साइंसेज के अंदर ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होने की वजह से यही वजह होती है कि जो एक एम्प्लॉय होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ें मांग रही होती है कि इसके अंदर ही तमाम एफिशिएंसीज होंगी तो हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। यहाँ ये कंडीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिस्कस करना या इसको लेवल पे तो माइक्रो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे इसकी अलग डिस्कशन होती है। फिर इसके जो अगर हम बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट की हैसियत से अलग बात होती है। फिर अगर हम मज़ीद इसको बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीइंग ए परफॉर्मर, बीइंग ए एम्प्लॉयर, बीइंग ए प्रोफेशनल मार्केट एनालिस्ट।